नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो सेशन में। इसमें हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन से मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया है? हमने समानता के अधिकार का अध्ययन कर लिया है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 तक। इसके बाद हमने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19 की 6 स्वतंत्रताओं का अध्ययन किया था। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के आगे आने वाले आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल 20, 21, 22 और 23 तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम एक वीडियो चालू कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं थी? सबसे पहली थी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद निरायुध इकट्ठे होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी संघ या संगम और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। चौथी थी कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता। पांचवी कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता। और छठवीं कौन सी थी? छठवीं स्वतंत्रता थी हमारी कोई भी व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति करने की स्वतंत्रता। ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त थे, ना कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ। ठीक है, और अब हम अध्ययन करेंगे कौन सा? आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब स्वतंत्रताएं तो मिल गई, वो हमारे लिए सामान्य जीवन के लिए आवश्यक थी, जैसे कि डेली लाइफ के लिए, रूटीन में जो भी कर रहे हैं हम, उसके लिए वो स्वतंत्रताएं आवश्यक थी। जैसे कि हमें कहीं भी रहना, बसना, घूमना फिरना, खुद को एक्सप्रेस करना और कोई भी व्यवसाय करना, ये सारी हमारे डेली रूटीन की आवश्यकताएं हो गई। और उनमें हमें जो स्वतंत्रता मिलनी थी वो हमने कहाँ पढ़ ली? आर्टिकल 19 में। अब हम वो स्पेशल स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे जो हम जब कहीं प्रॉब्लम में होती हैं, कोई अपराध या कुछ ऐसा रहता है, तब हम कौन कौन सी समस्याओं से दो चार, और उस समय हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं संविधान द्वारा सौंपी गई हैं, इसका अध्ययन हम यहाँ से करेंगे अनुच्छेद 20, 21, 22, 23 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 किस चीज़ के लिए प्रोविज़न करता है? ये प्रोविज़न करता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, कोई भी अपराध हुआ है उसके बारे में दोष सिद्धि, मतलब उसके आपके ऊपर आरोप सिद्ध किए जाते हैं, उस आरोप सिद्ध किए जाने में आपको कैसे संरक्षण प्राप्त है, ये कहता है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में 3 साइड हैं। एक है कि कोई भी पूर्व प्रभाव कानून नहीं होगा। कोई पूर्व प्रभाव कानून नहीं मतलब कि कोई भी संसद या कोई भी विधायिका, राज्य विधायिका भी कानून बनाती हैं, आपराधिक कानून, और संसद भी बनाती है। तो कोई भी विधायिका कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि पूर्व पद प्रभावशाली हो। मतलब कि जैसे कि हम आज 2022 में जी रहे हैं और संसद या विधानसभा कोई ऐसा कानून बना दें जो कि कह दिया जाए कि वो 2005 से लागू होगा। जैसे कि हम देखें, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट द्वारा क्या हुआ था? महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में उस सुधार हुआ था कानूनों में, और उसमें क्या कर दिया गया था? रेप और वगैरह के लिए कुछ सजाएं बढ़ा दी गई थी, जबकि उससे पहले के कानूनों में भी सजाएं कम थी। ठीक है, तो उस समिति की रिपोर्ट के बाद जब दोबारा विधायन हुआ, उस एक्ट में संशोधन हुआ, तो उस संशोधन को आप रेट्रोस्पेक्टिवली, या तो मतलब पूर्व पद प्रभाव से लागू नहीं कर सकते कि कह दिया जाए कि ये 2005 से लागू होगा। तो जो लोग 2005 से इन अपराधों के तहत सजा पाए थे, उन सब की सजाएं और बढ़ जाती। तो इस तरीके से जब भी कोई आपराधिक कानून रहेगा, उसमें ये बाउंडेशन रखी गई है कि कोई भी आपराधिक कानून बनाया जाएगा वह पूर्व पद प्रभावशाली नहीं होगा। मतलब जिस डेट को वो कानून इम्प्लीमेंट होगा, जिस समय वो फोर्स में लाया जाएगा, उसी दिन से उसे इम्प्लाई किया जाएगा, ना कि आज जैसे 2022 में कोई कानून बना दिया जाए और कहा जाए कि ये 2005 से प्रभावी होगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी आपराधिक कानून पूर्व पद प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के साथ वो लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ हैं, जैसे कि कोई भी सिविल कानून है, सामान्य सिविल कानून है, और कौन सा रहता है? टैक्सेशन, कर कानूनों को क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू किया जा सकता है। कर कानून में जैसे कि गार था, तो हच और वोडाफोन का कुछ केस था। उन्होंने क्या किया था कि केमन आइलैंड में अपनी अधिग्रहण का
कि अधिग्रहण को सेटल किया केमन आइलैंड में जाके। तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे कंपनियों का विलय किया है, इसलिए इंडिया में हम इससे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है ना, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ है इसके लिए हम इंडिया में टैक्सेशन नहीं देंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल था, उसे क्या किया था, रेट्रोस्पेक्टिवली फोर्स किया, और उसके तहत उनसे कुछ क्या मांगा गया, जुर्माना मांगा गया कि आपको भारत सरकार को इतना रुपए देना होगा। लेकिन वो कंपनियां फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई और उन्होंने उल्टे भारत सरकार से इस बात की मांग की है कि आपने उस समय जो हमारी संपत्ति ली उससे जो हमें नुकसान हुआ उसके लिए आप हमें जुर्माना दें। और शायद वो कीरन कंपनी है, इसका भी केस चल रहा था। तो इस तरीके से सिविल कानून कोई और नागरिकों से संबंधित, और एक कर कानून टैक्सेशन कानून हो, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किए जा सकते हैं। केवल आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ है, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये पहली स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 20। अपराधियों के लिए कोई भी अपराध कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब पूर्वपद प्रभाव से लागू नहीं होगा। ठीक है। दूसरी है दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार अभियोजन या 2 बार अभियोजन और 2 बार आरोपी नहीं बनाया जाएगा। मान लो किसी भी अपराध के लिए आपको एक बार अभियोजन के अंतर्गत लिया जाता है, तो आपको सिर्फ उसी काम के लिए एक बार अभियोजन रखा जाएगा और एक बार ही उस पर आरोपी बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मन किया पुलिस का आई और उठा ले गई, उसी केस में आपको 2-4 बार उसी की सजा भुगता दे। तो ऐसा नहीं कर सकते, दोहरी क्षति नहीं करेंगे। सिर्फ एक केस के लिए आप एक ही बार आरोपी और अभियोजन सहेंगे। फिर है तीसरा स्व अभिशंसन नहीं। मतलब आपको अधिकार है कि आप अपने विरुद्ध साक्षी ना बने, लेकिन यहाँ पे ये है कि केवल लिखित और मौखिक साक्ष्य। मतलब जैसे कि पुलिस ने किसी केस में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो पुलिस उसे मजबूर नहीं कर सकती कि वह खुद के खिलाफ गवाही दे। ठीक है। और गवाही में यहाँ सिर्फ ये शामिल है कि वो मौखिक रूप से और लिखित रूप से गवाही नहीं देगा। कैसे कि मुझसे मान लो मैं कोई अपराधी हूँ, तो मुझसे इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि मैं खुद के खिलाफ गवाही दूँ, अंडरटेकिंग दूँ और लिखूँ कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। और वैसे भी यदि पुलिस लिखवा भी लेती है तो ये बयान कोर्ट में मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें आत्माभिशंसन के अधिकार के तहत उन्हें नहीं माना जाता है। ठीक है। तो जब आप अपने खिलाफ कोई भी गवाही देंगे कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, या आप पुलिस की मार से या किसी भी तरीके से आपको ये स्वीकार करवा दिया जाता है, तो उसकी कोई मान्यता नहीं होती। और मौखिक रूप से और लिखित रूप से, दोनों ही रूपों में अगर किसी भी फॉर्मेट में आप उसे स्वीकार करते हैं, तो ये आत्माभिशंसन का अधिकार है कि आप ना भी करें या फिर कर भी लिया है तो वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये सब आपको सिर्फ मौखिक और लिखित के लिए। यदि किसी केस में मान लो डीएनए टेस्टिंग होनी है, तो उसके लिए तो आपकी सैंपल चाहिए। तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आत्माभिशंसन का मुझे अधिकार के आत्माभिशंसन के विरोध में मुझे अधिकार है, मैं अपने लीजिए नहीं दूंगा, तो तुम्हारा डीएनए नहीं तो पड़ोसी का लेके आएंगे। डीएनए आपको ही लेना है। ठीक है। तो डीएनए है, खून है और किसी भी अन्य पदार्थ की जांच जब भी होनी है तो वो आप ही से लिया जाएगा। केवल आपको मौखिक और लिखित रूप से खुद के प्रति अभिशंसन का के संबंध में वो प्रोटेक्शन प्राप्त है आर्टिकल 20 से। तो आर्टिकल 20 में 3 तरीके की स्वतंत्रता है। कोई भी पूर्वपद प्रभावी कानून लागू नहीं होगा, दोहरी क्षति से संरक्षित करेगा और आत्माभिशंसन से मुक्ति रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 समाप्त हुआ। अब आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जितने भी पर्सनल स्वतंत्रताएं हो सकती हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में। अच्छे से जीने की, अच्छे से खाने की, नींद लेने की, अपना साथी चुनने की, और जो हो सकती हैं, जितनी स्वतंत्रताएं दी जा सकती हैं एक आदमी होने के नाते, वो सारी स्वतंत्रताएं इसी आर्टिकल 21 से मिलती हैं। चलो अब इसे देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जाएगा। क्या था? भारतीय संविधान में एक्सेप्ट किया गया था कि हमारा संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से चलेगा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हम समझें
तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जैसे कि हमारी संविधान ने विधायन के अधिकार किसे सौंपे हैं? संसद को और विधानसभाओं को। तो संसद और विधानसभा जो भी विधायन करती हैं तो वो हुई विधि, उनमें जो भी प्रोसीजर बताया जाएगा उसके हिसाब से ही प्रक्रिया को फॉलो करके कोई काम किया जाएगा, तो वो क्या होगा, उस आधार पर किसी को वंचित किया जा सकता था। मतलब कि आदमी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से कैसे वंचित किया जाएगा? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। और विधि कौन बना रहे थे? संसद और विधानसभा। तो इनकी विधि द्वारा ही हम किसी को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकते थे। किंतु फिर आया गोपालन मामला 1950। उसमें क्या हुआ, अब ये चूंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है और उसी समय का केस 1950 का ही जस्ट, तो इसमें तो वही होगा जो उन्होंने बोल दिया जैसा लिखा है। तो उस समय यही मान लिया गया कि केवल कार्यकारी प्रक्रिया से संरक्षण प्रदान करता है, विधायी प्रक्रिया से संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। मान लो आपको किसी कार्यकारी प्रक्रिया के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से यदि वंचित किया जा रहा है तो ये आर्टिकल 21 आपको संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और कोई विधि ऐसा कह रही है कि आपको वंचित किया जाए, तब आपको वंचित से को अवैध नहीं ठहराया जाएगा और आपको वंचित किया जाएगा, ऐसा कहता था। ऐसा माना गया गोपालन मामले 1950 में। ठीक है, फिर आगे आए और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से धीरे धीरे अपने को शिफ्ट किया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आए। मतलब विधि की समान प्रक्रिया, विधि सम्मत प्रक्रिया या नेचुरल जस्टिस का एक रूल है ड्यू प्रोसेस लॉ, तो उस पर शिफ्ट किया। और 1979 में जब मैन का मामला आया तब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 केवल मनचाही कार्यकारी प्रक्रिया से ही नहीं बल्कि मनचाही विधिक प्रक्रिया से, विधायी प्रक्रिया से भी संरक्षण प्रदान करता है। इसमें ये नहीं है कि आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ आदमी के प्राण रहने और दैहिक स्वतंत्रता मतलब उसे आज़ाद रखने कोई माने, जबकि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हम उसे मानेंगे जब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, नेसेसिटीज़ चाहिए, वो यदि हम दे पा रहे हैं तो उसे हम मानेंगे कि वो उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो रहा है, अन्यथा नहीं। तो ये बोला गया मैन का मामले में 1979 में। फिर यहीं क्या था, इसमें ही बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो कि हमने अभी मैंने बताया था वो सब शामिल की गई हैं और 20-25 हैं लगभग। यहाँ तक कि अब तो इंटरनेट का अधिकार भी इसी में हो गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में उसे शामिल कर दिया। जब कश्मीर में इसे स्ट्राइक डाउन किया गया था उस कुछ समय तक के लिए ब्लैकआउट हुआ था इंटरनेट के लिए, वो कम से कम 1 साल चलता रहा था, तो तब इसे भी ये बात आने लगी थी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में इंटरनेट के अधिकार को भी शामिल किया जाए निजता के अधिकार में। ठीक है, तो निजता के अधिकार में ये भी था कि 14 वर्ष तक की उम्र के बालकों को शिक्षा पाने का अधिकार हो। तो उसे क्या किया गया, फिर अनुच्छेद 21 का में 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया और अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जो कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और इससे कुछ और परिवर्तन किए गए, जैसे कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन किए गए थे। वहाँ पे पहले लिखा था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो वहाँ से उसे 6 से 14 हटा के लिख दिया 0 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल कर दिया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इसे उठा के हमने मौलिक अधिकार बना लिया। तो वहाँ पे हमें कुछ लिखना था तो वो लिख दिया 0 से 6 वर्ष में। मतलब अब राज्य जो आंगनवाड़ी वगैरह की व्यवस्था करता है वो उससे करता है 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, और 51 का मूल कर्तव्यों में जोड़ा कि पालक मतलब माँ पिता केयर टेकर जो भी हैं बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये सारी चीज़ें जोड़ी गई 86वें संविधान संशोधन 2002 से। और इसी अब ये अधिकार बना दिया कब, 2002 में। तो इसी अधिकार की पूर्ति के लिए फिर क्या लाया गया, संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया, ताकि वो अपने जो उन्होंने मौलिक अधिकार में प्रॉमिस किया है उसे निभा सकें। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
तो आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या था? आर्टिकल 20 था दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वो अपराध होने के बाद दोष सिद्ध होने के समय तुम्हें संरक्षण प्रदान कर रहा था, ठीक है। ये प्रदान करेगा उससे पहले, दोष सिद्धि से पहले जब आपकी गिरफ्तारी होगी। तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण कहाँ हुए हैं? आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अब इसमें क्या है, दो तरह की हिरासत है, दो तरह की हिरासत है। एक तो कौन सी है? दंड विषयक, दूसरी है निवारक विषयक। तो पहले दंड विषयक देखेंगे, उसके बाद हम निवारक विषयक देखेंगे। दंड विषयक देखते हैं तो जब ये कब होती है दंड विषय? जब एक व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो, न्यायालय ने उसे दंडित कर दिया हो, तब उसकी गिरफ्तारी जो होगी वो कौन सी होगी? दंड विषयक होगी। मान लो आपका कोर्ट में केस चला और आप अपराधी पाए गए, ठीक है। आप जैसे ही अपराधी पाए जाते हैं तब आपकी गिरफ्तारी होती है और आपको जेल भेजना होता है। तो उस समय जो गिरफ्तारी हो रही है वो कौन सी हो रही है? आपकी दंड विषयक गिरफ्तारी, क्योंकि अब आप पर आरोप साबित हो चुके हैं और आपको उसका दंड मिलना है, तो वो दंड विषयक गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। ये और इसके साथ जो सुरक्षाएं मिलने वाली हैं इस गिरफ्तारी के साथ साथ, ये सुरक्षाएं विदेशी व्यक्ति, कोई भी जो विदेशी व्यक्ति है उसे, और निवारक हिरासत वाले व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगी। निवारक हिरासत जो कि हम अभी नीचे पढ़ेंगे, तो निवारक हिरासत वाले को प्राप्त नहीं होंगी और किसी विदेशी व्यक्ति को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। वो सुविधाएं कौन कौन सी हैं वो हम ये देख रहे हैं। एक तो क्या है? गिरफ्तारी के आधार की सूचना देने का अधिकार। यदि आपकी गिरफ्तारी हुई है तो आपकी गिरफ्तारी के आधार की सूचना दी जाए आपके घर वालों को, और विधि व्यवसाय से आपको अपने वकील से मिलने दिया जाए। और तीसरा है दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे में प्रस्तुत होने का अधिकार। ये रहेंगे जैसे ही आपकी गिरफ्तारी की जाती है तब आपको प्राप्त होने वाले अधिकार। यह गिरफ्तारी एवं निरोध, ये जो गिरफ्तारी के साथ में आपको ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ये आपको कब प्राप्त नहीं होंगी? जब न्यायालय आदेश की गिरफ्तारी, जब न्यायालय ने ही आदेश की हो कि आपको गिरफ्तार करके लाया जाए, तब जनाधिकार गिरफ्तारी और कर कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तारी और विदेशी के पकड़े जाने पर, ऊपर जो तीन चीज़ें मिल रही हैं ना आपको, गिरफ्तारी के आधार की सूचना का अधिकार, विधि व्यवसायी से मिलने का और 24 घंटे में न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने का, ये कब नहीं मिलेंगे? जब न्यायालय स्वयं तुम्हें गिरफ्तारी वारंट जारी करे, जनाधिकार गिरफ्तारी हो, कर कानूनों में गिरफ्तारी हो, विदेशी के पकड़े जाने पर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा दंड विषयक। दंड विषयक के बाद हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे निवारक। निवारक में क्या है? इसके बिना ये क्या है? दंड विषयक तो तब थी जब आपको दंड प्रदान करना है, आपका अपराध स्वीकार हो गया, तब दंड विषयक गिरफ्तारी थी। निवारक अब वो है, निवारक गिरफ्तारी आपको बगैर किसी दंड के, इसमें बिना कोई सुनवाई की, अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी और आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा। वो इसलिए नहीं कि आपने कोई अपराध किया, इसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप भविष्य में कोई अपराध ना कर सकें, इसके लिए आपको निवारक निरोध के तहत क्या कर लिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो गिरफ्तारी कहलाएगी निवारक गिरफ्तारी। इससे पहले वाली गिरफ्तारी थी वो अपराध होने के बाद और आपके दोषी सिद्ध होने के बाद गिरफ्तारी थी, लेकिन ये गिरफ्तारी आपके दोषी सिद्ध ना होने पर भी, आपके भविष्य में कि आप कोई ऐसा ना करें, इसके लिए आपको पहले ही गिरफ्तार करवा रहे हैं, उसे कहेंगे निवारक गिरफ्तारी। नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि किसी व्यक्ति को हिरासत के 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी हिरासत की अवधि, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उचित कारण ना बताए। इसमें एक सलाहकार बोर्ड बनेगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, वो उचित कारण बताएगा तो ही 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं बढ़ाया जाएगा। निरोध का आधार संबंध व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, लेकिन यदि सार्वजनिक हित में जरूरी नहीं है तो जरूरी नहीं है उसे बताया जाए, ठीक है। तीसरा है, व्यक्ति को अधिकार है कि वह निरोध के आदेश का वो प्रतिरोध करे, ये उसे अधिकार है कि वो बाद में उसके लिए केस लड़ सकता है कि इन्होंने मुझे क्यों डिटेंशन किया, ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 22, संसद को भी ये बताने के लिए अधिकृत करता है, संसद को भी ये बताए कि किन परिस्थितियों में किसी का डिटेंशन आप बढ़ाएंगे,
संसद को भी ये बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत को 3 महीने से अधिक सलाहकार बोर्ड की राय के बगैर बढ़ाया जा सकता है। ऊपर क्या कह रहे थे, यदि 3 महीने से अधिक किसी की न्यायिक निवारक हिरासत को बढ़ाया जाता है तो वो कब नहीं किया जाएगा, बगैर सलाहकार बोर्ड की उचित कारण ना बताए तब तक उसे 3 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं, संसद को क्या है कि जब संसद को ये बताए कोई रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो बताएंगे कि संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति की डिटेंशन को 3 महीने से अधिक बगैर बोर्ड की अनुमति के रखा जाएगा। तो उन परिस्थितियों को क्लियर करें। दूसरा क्या है, किन मामलों में किसी व्यक्ति को कितने अधिकतम दिन के लिए गिरफ्तार वो निवारक निरोध में रखा जाएगा। किन मामलों में किसी व्यक्ति को, अभी क्या पूछ रहे थे, किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक बगैर बोर्ड की अनुमति के रखा जाएगा वो बताओ। और किन मामलों में किस व्यक्ति को कितने दिन रद्द करोगे वो बताओ। और सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, 3 चीज़ों को क्लियर करो। संसद में ये बात क्लेरिफाई करें कि आप किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में कितने समय के लिए रखोगे। ठीक है, संविधान ने हिरासत मामलों की वैधानिक शक्तियों को, अब जो निवारक मामलों में हिरासत कर में ले रहे थे किसी व्यक्ति को, तो संविधान ने क्या किया, हिरासत के मामलों की जो वैधानिक शक्तियां उसको 2 भागों में बांटा। संसद को, एक तो संसद को जो केवल संसद को प्राप्त है, और दूसरी संसद एवं विधानमंडलों को। तो संसद को कौन कौन सी प्राप्त है, संसद रक्षा, विदेशी मामले और भारत की सुरक्षा। वही रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा, 3 मामलों में कौन निवारक हिरासत के लिए कानून कौन बना सकती है, केवल संसद बना सकती है। इसके अलावा संसद और विधानमंडल कौन कौन से मामलों में निवारक हिरासत में ले सकते हैं, वो है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अधिनियम है एक। इसमें क्या है कि जब भी कोई आवश्यक, जैसे वो था ना, कोरोना के समय कुछ डिपार्टमेंटों को विशेष छूट दी गई थी क्योंकि वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए थे, जैसे हाइजीन एंड सैनिटेशन वगैरह वाले। तो वैसे ही रहता है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए यदि तो राज्य विधानमंडल और संसद को किस मामले में निवारक निरोध के लिए अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, तो वो है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और राज्य की सुरक्षा मामलों के लिए हिरासत संबंधी कानून बनाने के अधिकार दिए गए। तो संसद को किस मामले में, रक्षा, विदेशी मामले और सुरक्षा, जबकि राज्य विधानमंडल और संसद को किस मामले में, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के लिए हिरासत संबंधी कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ अधिनियम बनाए हैं, जैसे कि सबसे पहला बना था निवारक निरोध अधिनियम 1950, जिसे 1969 में रद्द कर दिया गया। फिर मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में इंदिरा जी ने बना और 1978 में इसे निरसित कर दिया गया। NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू का जो लगता है 1980, वो अभी भी है। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002 में अटल जी के समय में आया था, 2004 में से रद्द कर दिया गया पोटा को। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो अभी किसी को भी UAPA में उठा लिया जाता है ना कि आप यहाँ शांति भंग कर रहे थे, वहाँ शांति भंग कर रहे थे, और आपकी शांति भंग कर ली जाती है।